आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वज्जनों और मेरे प्रेरणा स्रोत श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यहाँ एक अकादमिक विषय पर अपने विचार रखने आया हूँ। मैं एक व्यावहारिक अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूँ, जहाँ कानून, तकनीक और भाषा तीनों मिलकर ज्ञान को एलिटिज्म अर्थात संभ्रांत कहे जाने वाले वर्ग विशेष से निकालकर एक्सेसिबिलिटी की ओर ले जाते हैं। आज मुझे फिर से उस परंपरा को कटघरे में खड़ा करने का एक अवसर मिला है, जिस परंपरा ने पेटेंट कानून या विधि शास्त्र के ज्ञान को भाषा की सीमाओं में बांध दिया है। यदि कानून का उद्देश्य न्याय है, तो यह भी विचारणीय है कि क्या वह भाषा जिसे अधिकांश लोग समझ ही न सकें, वास्तव में न्याय का माध्यम बन सकती है। और दूसरी ओर, यदि यही दुरूह ज्ञान आपकी अपनी जनभाषा में आए, तो क्या वह केवल जानकारी रहेगा या एक सशक्त अधिकार बन जाएगा? निर्णय हम सभी को लेना है। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पूरे शोध की रणनीति स्पष्ट हो जाएगी। इसे समग्र दृष्टि से देखें तो यहाँ दो दिशाएं दिखाई देती हैं। एक और तकनीक है, जहाँ ज्ञान स्केलेबल और एक्सेसिबल बनता है, और दूसरी ओर परंपरा है, जहाँ ज्ञान जीवंत और आत्मसात होता है। एक लीगल प्रैक्टिशनर की तरह इन्हें मैंने अपने कार्य व्यवहार में इंटीग्रेट किया है, ताकि मेरे किसी भी तरह के संप्रेषण के आधार पर जानकारी प्राप्त करने वाले को यह न लगे कि उसे कानून केवल पढ़ाया या बताया जा रहा है, बल्कि उसे समझ में भी आए, इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप स्लाइड को ध्यान से देखें। जब मैं अपना YouTube चैनल ओपन करता हूँ, तब यह पेज नज़र आता है। यहीं से थ्योरी प्रैक्टिस में बदलने का अभ्यास शुरू होता है। यह डैशबोर्ड बताता है कि आपका ज्ञान लोगों तक कैसे पहुँच रहा है और कितना प्रभाव डाल रहा है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। वीडियो लेक्चर बनाकर एक के बाद एक अपलोड नहीं किए जाते, उनको क्रमवार व्यवस्थित भी किया जाता है। जब वकील कोई केस तैयार करता है, तो हर दस्तावेज का स्थान और महत्व तय होता है। उसी प्रकार यहाँ चैनल पर हर कंटेंट का अपना एक उद्देश्य और स्थान होता है। यह केवल अपलोड नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर डायमेंशन डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है, जहाँ हर वीडियो एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है। यह डिस्क्रिप्शन जो मेरे व्यूअर्स को देखने को मिलता है, यह मेरे कार्य का लिखित प्रतिज्ञान है, जहाँ मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। यह वह स्थान है जहाँ व्यूअर डिसाइड करता है कि वह केवल देखेगा या जुड़ेगा भी। यहाँ लिखे शब्द विश्वास स्थापित करते हैं। यहाँ कंटेंट नहीं, क्रेडिबिलिटी निर्मित होती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह एक वीडियो का विवरण है। यहाँ कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ताकि वह सही ऑडियंस तक पहुँच सके। यहाँ केवल जानकारी नहीं, रणनीतिक प्रस्तुति काम कर रही है। एक वकील के लिए प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा परीक्षण होती है। कोर्ट में वकील केवल बोलता नहीं, सुनता भी है और समझता भी है, और फिर वह उत्तर देता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी है। यह एंगेजमेंट नहीं, बल्कि वैलिडेशन ऑफ इम्पैक्ट है, जो कहा गया वह लोगों तक पहुंचा भी या नहीं। यह ज्ञान एक तरफा नहीं है, यह संवाद बन चुका है। यह आप व्हाट्सएप का पेज देख रहे हो। कंटेंट बनाना पहला चरण है, लेकिन उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाना ही रियल एम्प्लीफिकेशन होता है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उन्हें स्ट्रैटेजिकली एंगेज भी किया जाता है। ज्ञान अगर अंग्रेजी की दीवारों में कैद हो जाए तो वह सत्ता बन जाता है, लेकिन जब वह अपनी मातृभाषा में उतर जाए तो वह शक्ति बन जाता है। पेटेंट कानून किसी के लिए जटिल है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह जटिलता ज्ञान की होनी चाहिए या भाषा की। पेटेंट कानून लंबे समय तक एक विशेष वर्ग तक सीमित रहा। मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर 1995 तक तो एक छात्र के रूप में यह शब्द मैंने कभी किसी पुस्तक में न पढ़ा न सुना।
जब नीम और हल्दी का पेटेंट अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने करवा लिया, जिन्हें हमारे देश ने प्रयास करके रिवोक भी करवा दिया, तब अखबार की सुर्खियों में बृहद चर्चाओं के माध्यम से पता चला कि हमारे यहाँ भी पेटेंट का सिस्टम है। प्रश्न यह है कि जब तक ज्ञान व्यापक नहीं होगा तब तक इनोवेशन भी सीमित ही रहेगी, और एक आचार्य का धर्म है ज्ञान को प्रसारित करना। किसी भी मुकदमे में ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट उन्हीं के मजबूत होते हैं जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी गहरी होती है। इन कंसेप्ट्स की सही समझ ही ग्रांट और रिजेक्शन के बीच का अंतर तय करती है। नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इन्हें अगर आप धारा को पढ़कर समझना चाहें तो कभी स्पष्ट नहीं होंगे। इन्हें संवाद के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है और तब ये सहज रूप से समझ में आ जाते हैं। परंपरागत रूप से शिक्षा हमेशा किसी स्थान से बंधी रही, लेकिन कोविड के बाद से तकनीक ने उस बाधा को समाप्त कर दिया है। जैसे यह सेमिनार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो रहा है, तो इसका फ़ायदा भी दुगना हो जाता है। इनोवेशन का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। लोग विषय से नहीं, उसकी कठिन छवि से डरते हैं। मैं रोज़ पेटेंट से जुड़ा काम करता हूँ और मेरे पास कई ऐसे युवा आते हैं, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत जिज्ञासु, लेकिन वह एक चीज़ से हार जाते हैं और वह है भाषा। उन्हें इनोवेशन समझ में आता है पर इन्वेंटिव स्टेप नहीं आता। उन्हें आइडिया समझ में आता है पर लीगल डेफिनेशन समझ नहीं आती। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या पहुंच की है। जब भाषा अपनी नहीं होती तो समझ भी पराई हो जाती है। हर व्यक्ति की समझ की गति अलग होती है और कानून को समझने में यह अंतर निर्णायक होता है। यह सेटिंग एल्गोरिथम को संकेत देती है कि आपका कंटेंट किस समुदाय तक पहुंचना चाहिए। यहाँ भाषा बदलते ही पूरी ऑडियंस बदल जाती है। जो मापा नहीं जाता वह सुधारा भी नहीं जा सकता। ये मैट्रिक्स उसी भूमिका को निभा रहे हैं। यह यूज़र के बिहेवियर का स्ट्रक्चर्ड एविडेंस है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का यह मैट्रिक हमें बताता है कि क्या व्यूअर केवल आया है, रुका भी या नहीं, और यही किसी भी कंटेंट की असली परीक्षा है। यदि इसे जुड़ाव के रूप में देखें तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि कौन रुका और क्यों रुका। कौन जुड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है और क्यों, यही असली कहानी बताते हैं। ये कंटेंट और ऑडियंस के बीच रिलेशनशिप डायनामिक्स को दर्शाते हैं कि भरोसा बन रहा है या टूट रहा है। हर प्रैक्टिशनर को समझना चाहिए दर्शक आता कहाँ से है। यह डेटा हमें बताता है कि आपका कंटेंट खोजा गया, सुझाया गया या साझा किया गया, और हर सोर्स एक अलग रणनीति की ओर संकेत करता है। नॉलेज की रीच भी सोर्स ड्राइवन है। विश्लेषण के इस स्तर पर रीच, एंगेजमेंट और बिहेवियर तीनों को अलग अलग समझा जाता है। यह एनालिसिस हमें बताता है कि कंटेंट का कौन सा भाग प्रभावी है और कहाँ व्यूअर डिसएंगेज हो रहा है। व्यूज़ केवल पहुंच बताते हैं, वॉच टाइम जुड़ाव बताता है और सब्सक्राइबर्स विश्वास का संकेत देते हैं। अब मैं आपको उस विचार का दृश्य रूप दिखा रहा हूं जो पूरे शोध की आत्मा है। यह OBS स्टूडियो, इसके ऊपर आप जा कर के अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह मुखपृष्ठ पाठक को आमंत्रण देता है कि वह इस ज्ञान यात्रा में प्रवेश करे। कॉपीराइट की रिसिप्ट यानी अधिकार का प्रमाण। बौद्धिक संपदा का सम्मान केवल विचारों से नहीं, उनकी विधिक सुरक्षा से होता है। यह दर्शाता है कि जो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है वह संरक्षित है,
स्वामित्व में है और विधिक रूप से मान्य है। पुस्तक के हर अध्याय को इस प्रकार से स्ट्रक्चर करके लिखा गया है कि ज्ञान को सीधे सिद्धांत के रूप में नहीं दिया जाता, उसे एक जीवंत दृश्य में स्थापित किया जाता है ताकि पाठक उसे महसूस कर सके। इस अप्रोच से कॉग्निटिव एंगेजमेंट बढ़ती है, जिससे लर्नर केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्मृति और अनुभूति में भी वह लर्निंग परिवर्तित हो जाती है। एक और समर्पण है और इस पूरे कार्य की आत्मा को प्रकट करता है, जबकि दाईं ओर धारा 1 जो इसे एक विधिक आधार प्रदान करती है। तो ज्ञान की यात्रा भाव से शुरू होकर विवेक तक पहुंचती है। अब हम इस पुस्तक की उस मूल विशेषता पर आते हैं जो इसे पारंपरिक विधिक पुस्तकों से अलग करती है। गुरुकुल में शिक्षा कैसे होती थी? संवाद आधारित, प्रश्न आधारित। शिष्य प्रश्न पूछता था और आचार्य के उत्तर से उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जगता था। प्रश्न ही वह दीपक है जो ज्ञान का मार्ग दिखाता है। यदि अर्जुन ने प्रश्न न किया होता तो भगवत गीता का ज्ञान प्रकट न हुआ होता। एक कक्षा में विद्यार्थी चुप बैठे रहें तो पढ़ाई रटने तक सीमित रह जाती है, लेकिन जैसे ही प्रश्न उठते हैं वही पाठ समझ में बदल जाता है। जहाँ प्रश्न मर जाते हैं वहाँ ज्ञान भी ठहर जाता है। केवल स्टेटमेंट देने से समझ नहीं बनती, प्रश्न और प्रतिप्रश्न ही वास्तविक स्पष्टता पैदा करते हैं। पाठक केवल पढ़ता नहीं, वह संवाद का हिस्सा बन जाता है और यही उसे पैसिव रीडर से एक्टिव थिंकर बनाता है। सही निर्णय केवल प्रोविजन से नहीं बल्कि उसके पीछे की रीजनिंग से आता है। पाठक केवल उत्तर न जाने बल्कि प्रश्न करने की क्षमता विकसित करे। यहाँ सोचने की दिशा दी जा रही है। इस पुस्तक की आंतरिक संरचना, प्रस्तुति का क्रम सही न हो तो सरल बात भी भ्रम पैदा करती है। प्रत्येक अध्याय एक क्रमबद्ध अनुभव निर्मित करता है। पुस्तक के लेखन में यह सतत प्रयास रहा है कि ऐसा वातावरण बनाना जहां शिष्य स्वयं उत्तर खोजने लगे। कुछ धाराओं का प्रशिक्षण आचार्य जी देते हैं, कुछ में आचार्य जी एक शिष्य और एक शिष्य के माध्यम से संवाद शैली में संवाद होते हैं। कहीं परिस्थितियों में दोनों शिष्य आचार्य जी के मौन को समझते हुए आपस में संवाद के आधार पर उत्तर निकाल लेते हैं। कई बार पूरा तर्क एक ही पंक्ति में समाहित हो जाता है और वही पंक्ति निर्णायक बन जाती है। संक्षिप्त विधिक और दार्शनिक निष्कर्ष ही यह सूत्र है। संक्षिप्त विधिक और दार्शनिक निष्कर्ष ही यह सूत्र हैं जो पुस्तक के लगभग हर अध्याय में समाहित हैं। इनका उद्देश्य बार बार चिंतन करना है। जो प्रावधान आज नहीं है वे भी महत्व रखते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि कानून ने किस दिशा में स्वयं को बदला। इस पुस्तक का लेखन इस सोच के साथ किया गया है कि यह विवेक की यात्रा है जो समय के साथ परिपक्व होनी चाहिए। यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ड्राफ्टिंग में क्लैरिटी और प्रिसीशन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, इसलिए यहाँ भाषा नहीं बदली। यहाँ समझ और शुद्धता का संतुलन स्थापित हुआ है। उद्देश्य यह रखा गया है कि ज्ञान न तो सरलता में खो जाए और न ही जटिलता में छिप जाए। हर तर्क को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। आप स्लाइड को ध्यान से देखें। आर्टिकल 343 से लेकर 351 यह बताते हैं कि देश की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा हिंदी है और साथ ही अन्य भाषाओं के विकास को भी बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्य पर है। लेकिन आर्टिकल 348 एक अलग वास्तविकता प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक संसद कोई और व्यवस्था न करे। देखा जा सकता है कि आज भी इंस्टीट्यूट, जजमेंट और लीगल एजुकेशन मुख्यतः अंग्रेजी में ही हैं। अब एक न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। यदि न्यायालय स्वयं किसी आदेश को समझ पाने में कठिनाई व्यक्त करे तो यह केवल भाषा का नहीं बल्कि न्याय की प्रक्रिया का प्रश्न बन जाता है। आप स्लाइड को ध्यान से देखें। यहाँ एक केस नहीं, यहाँ कानून की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है।
अब मैं अपने पूरे तर्क को 2 वाक्यों में संक्षेपित करना चाहता हूँ। आप इन्हें स्वयं पढ़ें और महसूस करें, क्योंकि यहाँ पूरे शोध का सार उपस्थित है। मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ, लेकिन संवाद यहीं समाप्त नहीं होता। यदि यह विचार आपको स्पष्ट करता है, यदि आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस कोड को देखिए और स्कैन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम एक नई दिशा की शुरुआत बन जाता है। धन्यवाद।